मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय लेखांकन नेशनल इनकम अकाउंटिंग पर आधारित पिछले वीडियो लेक्चर में हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग के 5 लेखों की चर्चा की थी। उत्पादन लेखा, उपभोग लेखा, सरकारी लेखा, पूंजी लेखा और शेष विश्व के साथ किए गए लेन देन का विदेशी लेखा। उसमें हमने देखा था कि किसी एक क्षेत्र के लेखे, जैसे उत्पादन लेखे की हम बात करें तो उत्पादन लेखा में जो प्राप्तियां हैं और जो भुगतान हैं उन दोनों का जोड़ बराबर है। और एक क्षेत्र के लेखे में जो कोई एक प्रविष्टि हमने की है वह किसी दूसरे लेखे से संबंधित होती है। तो हम अब इन 5 लेखों को हम एक मैट्रिक्स में दिखाएंगे, जिसको हम सामाजिक लेखों का प्रवाह आधारक फ्लो मैट्रिक्स ऑफ सोशल अकाउंट के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, ये जो मैट्रिक्स है वह निजी लेखों की भांति सामाजिक लेखा भी दोहरी प्रविष्टि पर आधारित होते हैं। और सामाजिक जो लेखा मैट्रिक्स है, जो सोशल अकाउंट्स का जो मैट्रिक्स है, उसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में यदि हम पंक्ति वाइज चलें, रो वाइज चलें, तो प्रत्येक पंक्ति में अन्य क्षेत्रों को किए गए भुगतान रहते हैं। और यदि हम कॉलम वाइज चलें तो कॉलम वाइज चलने पर हमें प्रत्येक क्षेत्र को प्राप्त होने वाले प्राप्तियां हमें कॉलम के हिसाब से प्राप्त होंगी। यानी जो प्रत्येक कॉलम है वह अन्य क्षेत्रों से प्राप्त आय को दर्ज करता है। जैसे हम प्रथम पंक्ति की यदि हम बात करें तो प्रथम जो पंक्ति है वह उत्पादन या व्यवसाय क्षेत्र को व्यक्त कर रही है, और यह व्यवसाय क्षेत्र के द्वारा किए जाने वाले भुगतान को व्यक्त कर रही है। हमने इस मैट्रिक्स में जो 5 लेखे हैं उनको 5 लेखों को जो पंक्ति वाइज भी दिखाया है और हमने 5 लेखों को कॉलम वाइज भी दिखाया है। तो यदि हम पहली पंक्ति को देखें तो विद्यार्थी आप देखिए कि इसमें व्यवसाय क्षेत्र के द्वारा किए जाने वाले अन्य क्षेत्रों को व्यवसाय क्षेत्र के द्वारा किए जाने वाले भुगतान हैं। तो जो व्यवसाय क्षेत्र है, जैसा कि हमने तालिका में भी देखा था, उत्पादन तालिका में कि जो व्यवसाय क्षेत्र है वह उपभोग क्षेत्र को 279 रुपये का भुगतान कर रहा है, सरकार को 12 रुपये कर और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के रूप में दे रहा है। पूंजी क्षेत्र लेखा में 9 रुपये और विदेश क्षेत्र को 9 रुपये का भुगतान कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो 9 करोड़ रुपए है, यहाँ करोड़ों में दिखाई गई है राशि, 9 करोड़ रुपए जो है विदेशों से वस्तुओं सेवाओं के आयात पर है, और उत्पादन क्षेत्र के द्वारा कुल भुगतान 309 का किया गया है। अब यदि हम व्यवसाय क्षेत्र के इस स्तंभ को देखें, कॉलम को देखें, तो व्यवसाय क्षेत्र को जो प्राप्तियां होंगी वो घरेलू क्षेत्र से प्राप्त हो रही है 219 करोड़ रुपए, सरकार से 30 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं, पूंजी क्षेत्र से 36 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं, और विदेशों से जो वस्तुओं का जो निर्यात किया गया है उससे 24 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो प्रथम पंक्ति है, जो उत्पादन क्षेत्र की पंक्ति है, और जो प्रथम कॉलम उत्पादन क्षेत्र को या व्यवसाय क्षेत्र को व्यक्त कर रहा है, तो प्रथम पंक्ति का जोड़ प्रथम कॉलम के जोड़ के बराबर है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, हम द्वितीय पंक्ति को लें तो द्वितीय पंक्ति घरेलू या उपभोग क्षेत्र को व्यक्त कर रही है। घरेलू क्षेत्र व्यवसाय क्षेत्र को 219 करोड़ रुपए का
भुगतान कर रहा है, यानी 219 करोड़ रुपए व्यवसाय क्षेत्र से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किए जा रहे हैं। 45 करोड़ रुपए सरकार को कर के रूप में दिए जा रहे हैं और बीमा किस्तों के रूप में चुकाए जा रहे हैं। 15 करोड़ रुपए घरेलू उपभोक्ताओं के द्वारा बचत के रूप में निवेश पूंजी क्षेत्र में दिया जा रहा है और 6 करोड़ का विदेशी प्रतिभूतियों या विदेशों में शिक्षा, यात्रा इत्यादि पर किए गए व्यय के रूप में भुगतान किया जा रहा है। कुल भुगतान 285 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार हम जो दूसरा कॉलम है जो उपभोग क्षेत्र को व्यक्त कर रहा है, उसको हम देखें दूसरे कॉलम को, तो ये कॉलम जो वैयक्तिक क्षेत्र है, जो उपभोग या घरेलू क्षेत्र है, उसको प्राप्त होने वाली आय को दर्शा रहा है। घरेलू क्षेत्र को व्यवसाय क्षेत्र से जो प्राप्त हो रही है वो 279 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं। सरकार से 6 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र पेमेंट के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। विद्यार्थियों, आप इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यवसाय क्षेत्र जो है उसका जो व्यवसाय क्षेत्र को जो भुगतान और प्राप्तियाँ हैं उसमें हमने डैश दिखाया हुआ है, नील दिखाया हुआ है। इसी प्रकार जो घरेलू क्षेत्र है, स्वयं घरेलू क्षेत्र को ना तो स्वयं को भुगतान कर रहा है, न स्वयं से प्राप्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में सरकार के द्वारा किए गए हम भुगतान देख रहे हैं। सरकार के द्वारा जो भुगतान हैं वह 30 करोड़ रुपए व्यवसाय क्षेत्र को किए जा रहे हैं, यानी सरकार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए व्यवसाय क्षेत्र को 30 करोड़ रुपए चुका रही है। 6 करोड़ रुपए उपभोग क्षेत्र को या घरेलू क्षेत्र को चुका रही है। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज के रूप में, पेंशन के रूप में, ग्रेच्युटी के रूप में जो ट्रांसफ़र पेमेंट हैं वो सरकार चुका रही है वैयक्तिक क्षेत्र को। पूंजी क्षेत्र को 15 करोड़ रुपए जो कि सरकारी आधिक्य के रूप में हैं और जो अंतिम मद है वो विदेशी क्षेत्र को सरकार के द्वारा चुकाई जा रही है, यानी विदेशों में सरकार जो अपने दूतावासों के रख रखाव पर और विदेशों में भेजे जाने वाले जो शिष्टमंडल हैं उन पर जो सरकार व्यय कर रही है वह यह 6 करोड़ रुपए है और कुल सरकार का भुगतान 57 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार हम यदि तीसरे स्तंभ को देखें तो तीसरे स्तंभ में सरकार की जो आय है वह हमें दिखाई दे रही है। सरकार को व्यवसाय क्षेत्र से आय प्राप्त हो रही है और घरेलू क्षेत्र से आय करों के रूप में, व्यवसाय क्षेत्र से आय करों के रूप में और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के रूप में प्राप्त हो रही है। यदि हम चौथी पंक्ति की बात करें जो पूंजी लेखा है, उसमें हम देख रहे हैं कि इसमें पूंजी वस्तुओं तथा माल सूचियों में शुद्ध परिवर्तन के रूप में 36 व्यवसायी क्षेत्र को 36 करोड़ रुपए व्यवसाय क्षेत्र को जा रहे हैं और 3 करोड़ रुपए जो हैं विदेशों में किए गए शुद्ध निवेश हैं और कुल जो योग है वो 39 करोड़ रुपए है। और पूंजी क्षेत्र का जो स्तंभ वाइज, कॉलम वाइज हम देखें तो जो प्राप्तियां हैं वह भी 39 करोड़ रुपए हैं, यानी जो व्यवसाय क्षेत्र की बचत है, घरेलू क्षेत्र की बचत है, सरकारी क्षेत्र की बचत है, वो तीनों मिलाकर 39 करोड़ रुपए हैं और जो निवेश हैं वह भी 39 करोड़ रुपए हैं। जो अंतिम खाता है विदेश क्षेत्र का जो है उसमें विदेश क्षेत्र यानी जो शेष विश्व से संबंधित खाता है उसमें विदेशियों को वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय अथवा निर्यात से जो व्यवसाय क्षेत्र को जो प्राप्त हो रहा है वो है 24 करोड़ रुपए, यानी जो विदेश क्षेत्र है वो व्यवसायियों को भुगतान निर्यात के बदले में कर रहा है और ये अंतिम पंक्ति में दिखाया गया है। और विदेश क्षेत्र का जो स्तंभ है, 5वां स्तंभ, उसका टोटल भी 24 करोड़ रुपए है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि हर प्रथम पंक्ति का योग प्रथम कॉलम के बराबर है, दूसरी पंक्ति का योग दूसरी कॉलम के बराबर है, तीसरी पंक्ति का योग तीसरे कॉलम के बराबर है, चौथी पंक्ति का योग चौथे कॉलम के बराबर है। इसी प्रकार 5वें पंक्ति का योग 5वें कॉलम के बराबर है। और सामाजिक लेखांकन आधारक में
कुल सभी क्षेत्रों का जो कुल भुगतान है वो सभी क्षेत्रों की कुल प्राप्तियों के बराबर है, जो कि हमें 714 करोड़ रुपए हमें कुल भुगतान के रूप में ये दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक लेखा आधारक में जो प्रत्येक प्रविष्टि है, हर एक जो एंट्री है, वो एक विशेष पंक्ति और विशेष कॉलम में की जाती है और प्रत्येक पंक्ति में अन्य क्षेत्रों को किए गए भुगतान रहते हैं और प्रत्येक कॉलम या स्तंभ में अन्य क्षेत्रों से प्राप्त आय को दिखाया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के जो अकाउंट्स हैं, लेखे हैं, उनको एक जगह हमने कंसोलिडेट करके एक मैट्रिक्स फॉर्म में हमने व्यक्त किया है। आप इसको देख सकते हैं और इनसे हम राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के संबंधों को भी इनसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लेन देनों को सम्मिलित करते हैं। तो जो राष्ट्रीय आय लेखांकन है, उसका जो महत्व है वह बहुत ज़्यादा है। इसमें हम अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न लेन देन किए जा रहे हैं, उनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। और क्योंकि किसी भी देश की जो आर्थिक क्रिया है उसमें असंख्य लेन देन किए जाते हैं, क्रय विक्रय से, आय के भुगतान और प्राप्ति से, आयात निर्यात और करों के भुगतान से वे संबंध रखते हैं। तो हम इन विभिन्न लेन देनों का उचित वर्गीकरण करके उसे हम सार रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और इनसे हम इन वर्गीकरणों से, इन समूहों से हम राष्ट्रीय आय, व्यय, बचत, निवेश, उपभोग इत्यादि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आय लेखांकन है, उसके माध्यम से हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में परस्पर संबंधों को भी दर्शा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लेखांकन किसी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का सूचक होता है। कहने का मतलब ये है कि हमें राष्ट्रीय लेखांकन से विभिन्न प्रकार की क्रियाओं और उनके लेन देनों का हमें इसमें विवरण मिलता है और हम इनसे ये जान सकते हैं कि हम अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमें कितनी सफलता प्राप्त हो रही है। और हम किसी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को जानने के लिए हमारे लिए ये आवश्यक होता है कि हम उस अर्थव्यवस्था की कार्यक्षमता, स्थिरता इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करें और ये जानकारी हमें राष्ट्रीय आय लेखांकन से मिलती है। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय लेखांकन जो है वह सरकारी नीति निर्धारण में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति तथा अन्य आर्थिक नीतियों के निर्धारण में राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम इन लेखों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर सरकारी नीतियों के प्रभावों का अनुमान लगाते हैं और राष्ट्रीय आय लेखे अर्थव्यवस्था में होने वाले जिन परिवर्तनों को व्यक्त करते हैं, उन परिवर्तनों के अनुरूप नई नीतियां निर्धारित की जा सकती हैं। यानी राष्ट्रीय लेखांकन का जो प्रमुख कार्य है वह इस बात में सरकार की सहायता करना है कि वह आर्थिक स्थितियों को आंके, उनकी दिशा निर्धारित करे, उन्हें नियंत्रित करे और ऐसी नीतियों का निर्धारण करे जिससे राष्ट्रीय आय अधिकतम हो, आय, उत्पादन, रोजगार ऊंचे स्तर पर बनाए रखे जा सकें। इसके अलावा विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो महत्व है वह अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों में भी ये लाभदायक है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम विश्व के विभिन्न देशों के सामाजिक लेखों का तुलनात्मक अध्ययन करके हम उन देशों के अल्प विकास, कम विकास या विकसित
देशों के शीर्षकों के अंतर्गत हम उन्हें विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लेखांकन के द्वारा हम विभिन्न जो एक अर्थव्यवस्था है उसके विभिन्न समयों अवधियों में भी हम उसकी तुलना कर सकते हैं। उसका जो लॉन्ग टर्म जो उसका पाथ है, दीर्घकालीन जो पथ है, हम उसको ज्ञात कर सकते हैं और हम सामाजिक लेखांकन की सहायता से अर्थव्यवस्था के एक वर्ग या एक क्षेत्र की तुलना दूसरे वर्ग या दूसरे क्षेत्र से कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन विद्यार्थियों किसी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब बात आती है कि राष्ट्रीय आय लेखों के निर्माण में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या परेशानियाँ आती हैं। तो सबसे पहली बात ये कि इसमें वो सब परेशानियाँ आती हैं, वो कठिनाइयाँ आती हैं जो राष्ट्रीय आय के माप से संबंधित हैं। जिस प्रकार राष्ट्रीय आय को मापने में हम जो स्वयं के उपभोग के लिए रखा गया उत्पादन है उसका वैल्यूएशन करना है, या जैसे स्वयं कोई व्यक्ति है अपने निवास में रह रहा है, उसका किराया आरोपित करना है, उसका मूल्य लगाना है, या अर्थव्यवस्था के जो अमौद्रिक क्षेत्र में जो गतिविधियां संलग्न हैं हो रही हैं उनका जो वैल्यूएशन है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हो पाता। वो सारी परेशानियां इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा जो दोहरी गणना की समस्या भी राष्ट्रीय आय लेखांकन में शामिल होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर स्पष्ट नहीं होता और दोहरी गणना से बचने के लिए हम प्रायः या तो वैल्यू एडिशन मेथड या अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना करते हैं। इसी प्रकार जो माल सूची समायोजन संबंधी इसमें कठिनाई आती है, क्योंकि जब जो इन्वेंट्री है उसमें जो परिवर्तन होता है, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, तो उत्पादन लेखों में माल सूची का मूल्यांकन करना, समायोजन करना एक कठिन काम है, क्योंकि जो कंपनी है वो फर्म है जो अपनी माल सूची का, इन्वेंट्री का जो हिसाब लगाती हैं वो मूल लागतों के हिसाब से दर्ज करती हैं, ना कि उनकी जो प्रतिस्थापन लागत है उसके हिसाब से। तो जब कीमत बढ़ती है तो इन्वेंट्री स्टॉक पे फ़ायदा होता है, लाभ होता है, किंतु जब कीमतें गिरती हैं तो माल सूचियों का जो अंकित मूल्य है उस पर हानि होती है। तो इस प्रकार माल सूची विनियोग में भी, समायोजन में भी कठिनाई आती है। इसी प्रकार जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनका मूल्यांकन करने में भी कठिनाई आती है, क्योंकि जो कई बार बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनका जो योगदान है वो सामाजिक लेखों में सही तरीके से अंकित नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं उनके लाभों का मौद्रिक आकलन कई बार सही नहीं हो पाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय लेखांकन जो है वह जो उसके लिए जो आवश्यक और पर्याप्त आंकड़े जो चाहिए वो आंकड़े उपलब्ध नहीं होते, और जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं वह विश्वसनीय भी नहीं होते। तो आंकड़ों के संग्रह में दो प्रकार की कठिनाई आती हैं। एक तो संग्रह जो एक समस्या है वो संग्रह की विधि से संबंधित होती है, और दूसरी जो समस्या है आंकड़ों की विश्वसनीयता से संबंधित होती है। तो आंकड़े विश्वसनीय किसी भी देश के लिए तभी प्राप्त हो सकते हैं जब देश की सभी आर्थिक इकाइयाँ अपने खाते सही रखें तथा उनका अधिकृत परिभाषाओं के आधार पर वर्गीकरण करें, पूरी जानकारी रखें। परंतु इन सभी दृष्टिकोणों से खाते प्रायः त्रुटिपूर्ण होते हैं, और यदि सारी व्यावसायिक इकाइयाँ, वैयक्तिक इकाइयाँ सरकार का पूर्ण सहयोग करें तो भी वर्गीकरण में गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों राष्ट्रीय आय के लेखे तैयार करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों आंकड़ों की स्थिति में सुधार होने पर गलतियाँ कम रह जाती हैं, और जो खाते हैं, जो लेखे हैं वो और अधिक विश्वसनीय बन जाते हैं। सभी देशों की जो सरकारें हैं वो सांख्यिकी विधियों में निरंतर सुधार करते रहने से आंकड़ों की विश्वसनीयता में निरंतर सुधार हो रहा है, और देश के लिए राष्ट्रीय माप, आय के माप से संबंधित आंकड़े अब पहले की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते हैं।
तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय लेखांकन किसी भी देश के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन के जो विभिन्न लेखे हैं और उन लेखों को एक मैट्रिक्स के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी अभ्यास की ज़रूरत है। फिर हम विभिन्न आंकड़े दिए होने पर, जो संख्यात्मक प्रश्न दिए होने पर हम उनको विभिन्न लेखों में वर्गीकृत करके दर्शा सकते हैं। थैंक यू।